Hello students, today we are going to study about fundamental theorem of arithmetic, which is the next topic in the chapter real numbers, and a theorem related to the fundamental theorem of arithmetic. So what is fundamental theorem of arithmetic? That's the first question which comes to our mind. Fundamental theorem of arithmetic says that every composite number can be expressed as product of primes, and this relation is unique except for the order in which the prime numbers occur. What it means is किसी भी composite number को हम express कर सकते हैं prime numbers के product. जैसे कि suppose now you are having a prime number composite number say 12. अब 12 एक composite number है, हम 12 को इस तरह लिख सकते हैं 2 into 2 into 3. तो अब हमने 12 जो कि कॉम्पोजिट नंबर है उसे एक्सप्रेस कर दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि 2, 2 और 3 ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं. तो प्राइम नंबर्स के फॉर्म में हमें इसे एक्सप्रेस कर दिया. अब आगे जो थियरम है उसमें लिखा है दिस रिलेशन, यानी ये जो रिलेशन है 2 into 2 into 3 इज यूनिक, यानी ये यूनिक होता है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम नंबर्स अकर. विच मीन्स कि ये रिलेशन जो होता है ये यूनिक होता है, इसमें जो चीज़ चेंज हो सकती है वो नंबर्स का ऑर्डर है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम नंबर्स अकर. मतलब इसे हम लिख सकते हैं 3 into 2 into 2, या इसे हम लिख सकते हैं 2 into 3 into 2. अब इन तीनों केस में जो नंबर बनेगा वो 12 ही होगा, और हमने एक ही नंबर यानी कि 12 को एक्सप्रेस कर दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, और इसमें जो नंबर्स हैं यानी कि प्राइम नंबर्स है उनका ऑर्डर जो है वो ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन नंबर्स जो है वो चेंज नहीं होंगे. यानी कि अगर यहाँ 2 बार 2 है तो हर एक फॉर्म में 2 बार 2 होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 2 हमेशा स्टार्टिंग में ही हो. तो इस थियरम का मतलब ये होता है, और इस थियरम का स्टेटमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है. अब इस थियरम को यूज़ कहाँ करना है? तो इस थियरम को यूज़ करना है प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए. हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे कुछ नंबर्स के, और उन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हम इस थियरम को यूज़ करेंगे. अब इसका मतलब ये है कि हर प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट जो होते हैं वो कॉम्पोजिट होते हैं. जैसे कि 2 into 3 into 5 अगर हम करते हैं तो इससे जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा वो नंबर एक कॉम्पोजिट नंबर होगा, यानी हर कॉम्पोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. जैसे 5 into 3 is 15 and 15 into 2 is 30. अब इसी तरह अगर हम 2 into 2 into 3 into 3 into 5 भी अगर हम करेंगे तो इससे भी जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा वो नंबर भी कॉम्पोजिट होगा. अब यहाँ से हमें जो नंबर मिलेगा वो नंबर होगा 180. अब ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर है. तो इसी तरह अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स दिखते हैं तो उनका जो रिजल्ट होगा दैट विल ऑलवेज बी अ कॉम्पोजिट नंबर. अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसी में यहाँ हमें निकालने होंगे प्राइम फैक्टर्स किसी भी नंबर के, और वो हमें निकालना होगा यूजिंग फैक्टर ट्री. अब फैक्टर ट्री क्या होता है? तो हमें क्या करना है कि हमें एक नंबर दिया जाएगा जो कि कॉम्पोजिट नंबर होगा. उस कॉम्पोजिट नंबर के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे, और प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद उसे हमें ट्री के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा. जैसे सपोज एक नंबर है 140. अब हमें इसके निकालने हैं प्राइम फैक्टर्स. वी आर आस्क्ड टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर 140. सो 140 के प्राइम फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ हम 2 ब्रांच बनाएंगे. अब हर बार आपको ये 2 ब्रांच ही बनानी है, और हमें इसका डिवीजन करना है. अब 140 जो है ये 2 से डिविजिबल है, तो एक तरफ हम लिखेंगे 2 और दूसरी तरफ हम लिखेंगे 70, क्योंकि 70 into 2 is 140. ये कुछ ऐसा है जो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने प्रीवियस क्लासेस में किया है कि 2 70 अगेन 2 35. इसी तरह से हमें करना है. अब यहाँ 2 into 70 जो हमने लिखा वो हमने यहीं से ही लिया हुआ है. अब 70 कैन फर्दर बी क्लासिफाइड एज 2 into 35. तो 70 को हम ब्रेक करेंगे 2 into 35 के फॉर्म में.
अब यहाँ से आगे 35 को हम ब्रेक करने के लिए 5 यूज़ करते हैं, तो 5 इंटू 7 इज़ 35। तो 35 को हम ब्रेक करेंगे 5 इंटू 7 के फॉर्म में। अब यहाँ से आगे हम इसे ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि अब ये ऑलरेडी नंबर्स प्राइम आ चुके हैं, तो इसलिए इसे बोला जाता है प्राइम फैक्टर ट्री, या सिर्फ हम प्राइम फैक्टर्स भी बोलते हैं, या कभी कभी इसे प्राइम फैक्टर्स या प्राइम फैक्टर ट्री भी बोलते हैं। तो एक तरफ जो है हमेशा एक प्राइम नंबर होगा, दूसरी तरफ एक कॉम्पोजिट नंबर होगा, और उसे हमें हमेशा ब्रेक करते टाइम ये बात का ध्यान रखना है कि एक तरफ हमेशा प्राइम नंबर आए। तो अब हम 140 को इस तरह लिखेंगे कि 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। सो 140 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हो गया 140। तो इसी तरह हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं यूजिंग फैक्टर ट्री। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक नंबर है 3825। अब अगर हमें 3825 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो इसे भी हम पहले ब्रेक करेंगे। अब 3825 जो है ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हमें स्टार्ट करना होगा या तो 3 और या तो 5 से। अब क्या 3 से डिविजिबल है 3825? तो अगर 3825 को डिवाइड बाय 3 करते हैं तो हाँ ये डिविजिबल होगा, और इससे हमें जो रिजल्ट मिलेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 7 सा 21 एंड 3 5 सा 15। तो 3 इंटू 1275। अब इसी तरह हम फिर 1275 को ब्रेक करेंगे तो ये भी 3 से डिविजिबल हो सकता है। तो यहाँ हमें मिलेगा 3 4 सा 12, 3 2 सा 6 एंड 3 5 सा 15, तो 425। अब 425 फर्दर हम रिड्यूस करेंगे तो यहाँ हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते 425 को, तो इसलिए हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 8 सा 40 एंड 5 5 सा 25। सो दिस विल बी 5 इंटू 85। अब 85 को हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये होगा 5 इंटू 17। तो इस तरह हमने सारे प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब 17 को हम आगे इसलिए ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि 17 जो है ये ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है। तो अब इसे हम लिखेंगे कि 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो ये हो गए प्राइम फैक्टर्स 3825 के। इसी तरह हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स जो है वो फैक्टर ट्री के हेल्प से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसी फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक पर बेस्ड है वो है ये रिलेशन HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यानी अगर कोई भी 2 नंबर हैं हम उनके HCF निकालते हैं और उन दोनों नंबर के LCM निकालते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो नंबर हमेशा इक्वल होगा उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट से। अब इस रिलेशन को हम वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर हमें HCF निकालना है 96 का और 404 का, तो पहले हम इन दोनों का HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF निकालने का जो तरीका है वो हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले हम HCF निकालेंगे इन दोनों नंबर्स का, जो कि आएगा 4। सो देयरफॉर HCF ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू 4। अब हम इन दोनों नंबर का LCM निकालेंगे 96 और 404। अब LCM निकालने के लिए हम जो टेक्निक है वो प्रीवियस ईयर्स वाली टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं। 248 96 एंड 202। अब इस तरह हम जो करते थे LCM, वो LCM आपको निकालना है। अब वो LCM आएगा 9696। तो हमें 2 नंबर्स का HCF मिल गया, हमें दोनों नंबर्स का LCM भी मिल गया। अब अगर हम HCF को मल्टीप्लाई करते हैं LCM से, यानी HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM, तब जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट होना चाहिए इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यानी कि HCF इंटू LCM अगर हम करते हैं तो ये होगा 9696 मल्टीप्लाइड बाय 4, जो कि इक्वल होगा 38784 से। अब यही 38784 प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स भी है। यानी कि अगर हम
दो नंबर्स 96 मल्टीप्लाई करेंगे 404 से, तब जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट भी 38784 होगा। यानी कि हमने वेरीफाई कर दिया कि दो नंबर का HCF और LCM जो है उसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा दैट रिजल्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब इस मेथड या इस टेक्निक में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो जनरली पूछा जाता है कि आपको दो नंबर के HCF या LCM दो में से कोई एक चीज़ दी होगी और दोनों नंबर्स आपको बता दिए होंगे। इन टर्न आपको निकालना होगा दोनों नंबर्स का LCM या जो चीज़ मिसिंग है। जैसे सपोज यू आर गिवन HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9 और आपको बोला गया है फाइंड द LCM, यानी हमें इन दोनों नंबर्स का LCM निकालना है। हमें HCF दोनों नंबर्स का ऑलरेडी बता दिया है, तो अब इसके लिए हम यूज़ करेंगे ये वाला रिलेशन HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो है ये हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि दोनों नंबर्स जो हैं 306 657 ये दोनों नंबर्स हमें पता है और हमें HCF भी पता है। तो अब हमें निकालना है सिर्फ LCM। तो LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को डिवाइड कर देंगे HCF से। सो द रिजल्ट विल बी द LCM ऑफ टू नंबर्स, यानी कि LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइड बाय द HCF। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स तो वो है 306 इंटू 657, जिन दो नंबर्स का HCF और LCM की बात की गई है। डिवाइड करना है हमें HCF से, HCF यानी कि 9 से, तब हमें LCM मिल जाएगा। सो द LCM विल बी 22338। तो इस तरह हमने दो नंबर्स का LCM निकाल दिया। अब इसी क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको LCM दिया गया हो और HCF पूछा गया हो, तो थोड़ा सा वेरिएशन जो है वो पॉसिबल है इस तरह के क्वेश्चंस में। तो ओवरऑल आपको यही चीज़ याद रखनी है, दो नंबर्स का HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नाउ एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो जनरली पूछा जाता है। अब वो है कि कैन 6 raised to n end with a 0? एक्सप्लेन। अब यही क्वेश्चन 6 raised to n की जगह 12 raised to n भी हो सकता है या 14 raised to n 5 raised to n जनरली होता है। अब इसका मतलब ये है कि 6 raised to n जो है, जहाँ n जो है ये नेचुरल नंबर है, तो क्या ये कभी 0 से एंड होगा? 0 से एंड होगा मतलब लास्ट डिजिट 0 हो सकता है क्या? यानी 6 raised to 1, 6 raised to 2, 6 raised to 3, इस तरह हमें करते जाना है और कोई भी नेचुरल नंबर वैल्यू ऑफ द पावर के लिए कभी ये 0 से एंड करेगा या नहीं, ये हमसे पूछा गया है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में जनरली होता ये है कि हम ये सोचते हैं कि इंडिविजुअली 6 raised to 1, 6 raised to 2 करना पड़ेगा हमें और फिर हमें पता चलेगा, लेकिन एक्चुअली हमें वो नहीं करना है। एक्चुअली आपको करना ये है कि ये जो बेस नंबर होता है 6, इस नंबर के फैक्टर्स चेक करने हैं, प्राइम फैक्टर्स। अब अगर इस नंबर के जो फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स में 2 और 5 आ रहे हों तो हम बोलेंगे कि इट कैन एंड विथ 0। अब यहाँ हमें पता है कि 6 के फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों नहीं आते, 2 आता है लेकिन 5 नहीं आता, तो ऑब्वियसली आंसर है नो, 6 raised to n कैनॉट एंड विथ अ 0, यही उसका आंसर है। अब हमें एक्सप्लेन भी करना है क्योंकि हमसे पूछा गया है एक्सप्लेन, तो हमें रीज़न भी बताना है। तो रीज़न बताने के लिए हम ये लिख सकते हैं कि नो 6 raised to n कैनॉट एंड विथ अ 0 because prime factorization of 6 does not include 2 and 5।
बस यही आंसर है और इसी आंसर में रीज़न भी आ गया। अब यही अगर 6n एंड विथ 0 की जगह 12n एंड विथ 0 अगर क्वेश्चन होता तब भी हमारा आंसर नो होता और तब रीज़न भी वही होता कि इसके फैक्टर्स जो हैं, फैक्टर्स में कहीं पर भी 2 और 5 दोनों नहीं आते। अब यही अगर हमें सपोज़ ये बोला जाए कि 10n एंड विथ 0, तो हाँ ये पॉसिबल है। अगर हम 10⁻1 करेंगे तब भी लास्ट डिजिट 0 होगा, 10⁻2 करेंगे तब भी लास्ट डिजिट 0 होगा। इसी तरह अगर हमें 20⁻n किया जाए, अब 20 यानी कि 2 × 2 × 5, तो 2 2 आ रहे हैं, एक 5 आ रहा है, तब भी ये 0 से एंड करेगा क्योंकि 20⁻1 करेंगे तो 20, 20⁻2 करेंगे तो 400। लेकिन हमें इंडिविजुअली नहीं करना है, ध्यान रखना, आपको सिर्फ फैक्टर्स निकालने हैं बेस नंबर के। बेस नंबर यानी कि जो यहाँ पर है 6 और इस केस में जो है यहाँ पर है 12। तो रीज़न आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो क्वेश्चंस थे ये बेस्ड थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो हमने आज स्टार्टिंग में सेशन में पढ़ा था। अब इसी में एक तरह के क्वेश्चन है कि आपको कॉम्पोजिट नंबर को कॉम्पोजिट प्रूव करना है। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 + 13 × 13 + 13 इज कॉम्पोजिट। अब हमें कॉम्पोजिट नंबर ये ऑलरेडी है, हमें इसे कॉम्पोजिट प्रूव करना है। अब कॉम्पोजिट नंबर को कॉम्पोजिट प्रूव करने के लिए क्वेश्चन का फॉर्मेट जनरली यही होगा कि बीच में कहीं आपको एक प्लस साइन ज़रूर दिखेगा। अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, हमने आज जितने क्वेश्चंस किए हैं अब तक वो सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे। अब यहाँ हमें कॉम्पोजिट प्रूव करने के लिए स्टार्ट करना है कि जो नंबर कॉमन है, जैसे प्लस साइन जो है, पहले हमें ये ढूंढना है प्लस साइन के पहले और प्लस साइन के बाद एक नंबर होगा जो कॉमन होगा जनरली, तो हमें उस नंबर को कॉमन लेना है। तो यहाँ हम कॉमन ले लेंगे 13। सो 13 कॉमन, दिस विल बी 7 × 11 और प्लस, क्योंकि ये प्लस साइन है, और +1, तो ये हो गया। दिए हुए क्वेश्चन में से हमने 13 कॉमन ले लिया, तो अब ये हो जाएगा 13 × 78। तो 13 × 78, तो हमें ये दिख रहा है कि ये जो भी नंबर है 78 × 13, वो नंबर, उस नंबर के हमारे पास 2 फैक्टर्स ऑलरेडी है। ये नंबर होगा 1014। अब हमें ये नंबर लिखना नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि 1014 जो नंबर है इसके 2 फैक्टर्स थे ऑलरेडी, 1 और 1014। अब 1014 जो है इसके और फैक्टर्स भी हैं, मतलब दिस नंबर 1014 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट इज़ 1 and 1014। तो अब क्योंकि इस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो इस नंबर को हम बोलेंगे कि ये नंबर जो है ये नंबर कॉम्पोजिट नंबर है, यानी कि 13 × 78। तो यहाँ हम लिख देंगे डायरेक्टली देयरफॉर इट इज़ कॉम्पोजिट। अब यही होता है डेफिनेशन कॉम्पोजिट नंबर का, जो हमने बचपन में पढ़ा है कि कॉम्पोजिट नंबर हम उसे कहते हैं जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, उसी नंबर को हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। तो यहाँ जो दिया हुआ नंबर था वो नंबर था 1014 और उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए हम इसे कॉम्पोजिट बोल रहे हैं। अब इसी तरह का जो क्वेश्चन है वो ये भी है कि प्रूव दैट 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 इज़ कॉम्पोजिट। अब हमें इसे कॉम्पोजिट प्रूव करना है। तो यहाँ पर भी आपको एक प्लस साइन दिखेगा और प्लस साइन से पहले और प्लस साइन के बाद एक नंबर कॉमन है, वो नंबर है 5। तो हम 5 कॉमन निकाल कर सॉल्व कर सकते हैं और फिर लास्ट में हम लिख देंगे इट इज़ कॉम्पोजिट बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। अब इसी एक्सरसाइज में एक वर्ड प्रॉब्लम भी है, जो है देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है जिसके आसपास एक सर्कुलर पार्क है और हमें बोला गया है सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। मतलब सोनिया अगर यहाँ से स्टार्ट करती है तो उसे लगते हैं 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, मतलब एक राउंड पूरा घूमने के लिए उसे लग रहे हैं 18 मिनट्स। अब इसके बाद हमें बोला गया है वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, यानी उसी काम को करने के लिए रवि को लग रहे हैं 12 मिनट्स। तो रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। अब आगे हमें बोला गया है सपोज
दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट एंड सेम टाइम। मतलब सपोज वो दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं एंड गो इन सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे ये फिर से कब मिलेंगे। अब ऐसे जो क्वेश्चन, इस तरह का एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किया था, यानी कि हमारे लास्ट सेशन में। तो उस लास्ट सेशन वाले क्वेश्चन में भी लॉजिक यही था कि क्वेश्चन रीड करने के बाद हमने ये फिगर आउट किया कि जो रिक्वायर्ड आंसर है वो रिक्वायर्ड आंसर गिवन नंबर से बड़ा होगा या छोटा होगा। अब यहाँ आप थोड़ा सा दिमाग चलाना है आपको कि सोनिया को अगर 18 मिनट्स लगते हैं, तो जब सोनिया एक राउंड कंप्लीट करके यहाँ पर पहुँचेगी, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुँचेगी, तो रवि जो है ये ऑलरेडी अपना एक राउंड ख़त्म कर चुका होगा और वो आगे बढ़ चुका होगा। यानी कि एक राउंड के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं मिल सकते। और हमें ये पूछा गया है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, यानी कि कितने मिनट्स के बाद। तो दोनों का एक राउंड जो कंप्लीट हो, विच मीन्स दैट जब फर्स्ट राउंड ख़त्म होगा, व्हेन सोनिया विल कवर फर्स्ट राउंड, दैट इज़ 18 मिनट्स बाद, रवि जो है वो एक राउंड ऑलरेडी 12 मिनट्स हो चुके होंगे, यानी कि रवि एक राउंड कंप्लीट करके आगे बढ़ चुका होगा। तो जब दोनों मिलेंगे एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसे जो नंबर ऑफ मिनट्स है वो ऑब्वियसली 18 से बड़ा नंबर होगा। अब हमें कैसे पता चला, तो हमने कैलकुलेट कर लिया एक राउंड के बाद। फर्स्ट राउंड में तो वो पक्का नहीं मिलने वाले स्टार्टिंग पॉइंट पे, फर्स्ट राउंड के बाद। तो वो जब कभी मिलेंगे वो जो पॉइंट होगा वो फर्स्ट राउंड के बाद ही आने वाला है, यानी जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 18 और 12 से बड़ा ही रहने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इन दोनों नंबर्स यानी कि 18 और 12 जो है इनका एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि हमने फिगर आउट कर लिया है कि जो रिक्वायर्ड नंबर है वो इन दोनों नंबर से बड़ा आंसर है। तो हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। अब 18 और 12 का एलसीएम किस तरह निकालना है, तो 18 और 12 का एलसीएम हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे। सो 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 9 ज़ा एंड 2 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 एंड अगेन 3 1 ज़ा 3। तो इस तरह जो हम बचपन में निकाला करते थे प्राइम फैक्टर्स, उसी तरीके से हमें एलसीएम निकालना है। तो 2 × 2 4, 4 × 3 इज़ 12 एंड 12 × 3 इज़ 36। तो एलसीएम जो है ये आ जाएगा 36। तो ये जो 36 है ये हमारा आंसर है। यानी लास्ट में आपको ये क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखना है कि आफ्टर 36 मिनट्स दे बोथ विल मीट। अब 36 मिनट के बाद अगर मीट करते हैं तो 36 मिनट्स तक राउंड कितने होंगे, तो सोनिया जो है वो 18 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट कर रही है, यानी कि 36 मिनट में वो कंप्लीट करेगी 2 राउंड्स। उसी तरह रवि 12 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो 36 मिनट बाद रवि कंप्लीट करेगा 3 राउंड्स। तो जब वो मीट करेंगे रवि 3rd राउंड कंप्लीट कर चुका होगा और सोनिया 2nd राउंड कंप्लीट कर चुकी होंगी। लेकिन नंबर ऑफ राउंड्स हमें लिखने नहीं है। क्यों नहीं लिखने, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही नहीं पूछा है। तो जो चीज़ हमें पूछी ही नहीं गई है उसके बारे में स्पेसिफाई बिल्कुल भी मत करना। तो यहाँ हमने जो आंसर निकाला, वो आंसर निकालने का जो तरीका था वो तरीका आप फोकस करना तरीके पे कि कब आपको पता चले कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। इसी तरह के क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में भी किए थे, जहाँ हमने क्वेश्चन रीड करके ये फिगर आउट कर लिया था कि जो रिक्वायर्ड नंबर है वो रिक्वायर्ड नंबर गिवन नंबर से छोटा है। तो छोटा होने की वजह से हमने निकाला था एलसीएम, सॉरी एचसीएफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ हमें सपोज 3 नंबर दिए हैं 12, 15 एंड 21। इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन अगर नहीं पूछा होता तो हम एचसीएफ निकालते यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, और एलसीएम जो है ये हम निकालते प्रीवियस क्वेश्चन में किए हुए मेथड से, यानी कि इस मेथड से फैक्टर्स निकाल के। अब यहाँ जो हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो पहले हम तीनों गिवन नंबर्स के फैक्टर्स निकालते हैं। तो फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहला नंबर है 12। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। अब ये कैसे पता चला, तो 12 के हमने फैक्टर्स निकाले। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये हो गए 12 के फैक्टर्स। इसी तरह 15 के हम फैक्टर्स निकालेंगे तो वो होंगे 3 × 5,
यानी कि प्राइम फैक्टर्स। इसी तरह 21 के फैक्टर्स तो वो होगा 3 इंटू 7। अब इसके बाद हमें निकालना है HCF। अब HCF निकालने के लिए अब ध्यान से देखना, हमें क्या करना है, ये एक्चुअली हमने छोटे क्लासेस में ये सब किया हुआ होगा आपने, लेकिन क्योंकि अब इस तरह का एक क्वेश्चन बुक में है तो हम करेंगे। तो अब यहाँ पर HCF के लिए आपको क्या करना है कि आपको तीनों गिवन नंबर्स में जो फैक्टर्स प्राइम नंबर्स यूज़ किए गए हैं उनके लोएस्ट पावर देखनी है। यानी कि यहाँ पर जैसे फर्स्ट नंबर है 2 इंटू 2 इंटू 3, लेकिन हम नीचे देख रहे हैं कि 5 और 7 भी यूज़ हो रहे हैं। तो 5 और 7 क्योंकि नहीं है तो यहाँ आप लिख दो 5⁻0 इंटू 7⁻0। अब ये इसलिए क्योंकि हमने नीचे जो नंबर्स यूज़ किए गए हैं 5 और 7 वो यहाँ पर एक भी बार नहीं आए हैं, इसलिए हमने 5:0 7:0 लगा दिया। उसी तरह सेकंड जो नंबर है 15, वहाँ 3 और 5 है लेकिन 2 और 7 नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे इंटू 2:0 इंटू 7:0। इसी तरह जो थर्ड नंबर है 21, उसमें 3 और 7 है लेकिन 2 और 5 जो ऊपर के नंबर्स में है वो हमें नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे इंटू 2:0 इंटू 5:0। अब इसके बाद आपको करना ये है कि आपको तीनों में सबसे कम पावर वाले नंबर्स लिखने हैं। जैसे 2 का सबसे कम पावर कहाँ है, 2, 3, 5, 7 ये 4 नंबर ही यूज़ हो रहे हैं। तो अब 2 का सबसे कम पावर तीनों में से कहाँ है, तो 2 का सबसे कम पावर यहाँ है 2:0 या यहाँ पर है 2:0, तो हम लिख देंगे HCF में 2:0। उसी तरह 3 का सबसे कम पावर कहाँ है, तो 3 का सबसे कम पावर तीनों में सेम है, 3:1 यहाँ है, 3:1 यहाँ है और यहाँ पर भी 3:1 है, तो हम लिख देंगे 3:1 इंटू 5 का सबसे लीस्ट पावर, सबसे कम पावर कहाँ है, तो 5 का सबसे कम पावर यहाँ है 5:0 या फिर यहाँ है 5:0, क्योंकि यहाँ पर 5:1 है तो हमें कम पावर देखना है, तो वो है 5:0। उसके बाद 7, तो 7 का सबसे लीस्ट पावर यहाँ पर है या सेकंड वाले नंबर पर है, क्योंकि थर्ड वाले नंबर पर 7:1 है, तो हम लिख देंगे इंटू 7:0। तो ये जो है ये 2:0 1 होता है, 5:0 1, 7:0 भी 1 होता है, तो बचेगा 3, तो HCF जो है वो हो जाएगा 3। अब ये जो चीज़ है ये जनरली छोटे क्लासेस में हमने की हुई होगी, आप लोगों ने पढ़ी होंगी ज़रूर। तो इसी तरह आपको HCF निकालना है। अब LCM निकालने के लिए क्या करना है कि पहले आपको तीनों नंबर्स लिखने हैं 2, 3, 5, 7 और आपको इस बार देखना है हाईएस्ट पावर कहाँ है। तो अब 2 का हाईएस्ट पावर कहाँ है, तो 2 का हाईएस्ट पावर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में है, यानी कि 2 2 आ रहे हैं, तो 2:2 है, तो LCM में हम लिखेंगे 2:2। अब वो इसलिए क्योंकि बाकी सारी जगह पे 2 के जो पावर्स हैं वो छोटे हैं, तो हमें हाईएस्ट पावर देखना है। उसी तरह 3 का हाईएस्ट पावर कहाँ है, तो 3 का हाईएस्ट पावर तीनों में सेम ही है, 3 एक ही बार है तीनों में, तो 3:1 ही हम लिखेंगे। 5 का हाईएस्ट पावर देखना है, तो 5 का हाईएस्ट पावर है सेकंड वाले नंबर में, तो हम लिखेंगे 5:1। और फिर 7 का हाईएस्ट पावर तो वो है थर्ड नंबर में, यानी कि 7:1। तो अब 7:1 यहाँ पर है, तो अब 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 ये करने के बाद जो हमें 2:2 इंटू 3, 2:2 होता है 4, 4 इंटू 3 12, तो ये जो पूरा सॉल्व हम करेंगे यहाँ से हमें मिलेगा 420, जो होगा तीनों नंबर्स का LCM। तो इस तरह आपको LCM और HCF निकालना है। तो याद रखना आपको HCF में निकालना है, HCF में यूज़ करना है लोएस्ट पावर, और LCM में यूज़ करना है आपको हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो इस तरह आपको HCF और LCM निकालने हैं 2 या 3 गिवन नंबर्स के। ये हमने जो क्लासेस 3 या 4 में शायद आपने ये सब किया हुआ होगा। अब ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 1.2 NCERT क्वेश्चंस जो हमने आज सॉल्व किए हैं। तो अब नेक्स्ट सेशन जो होगा, नेक्स्ट सेशन में हम एक स्टेप आगे जाएंगे, यानी कि हम पढ़ेंगे कॉन्ट्राडिक्शन थियरी के बारे में और कोप्राइम नंबर्स के बारे में। तो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। आपको एक्सरसाइज 1.2 जो है ये आप सॉल्व कर सकते हैं ऑन योर ओन, या इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो आपको रेफरेंसेस में भी मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट सेशन का वेट कीजिए। नेक्स्ट सेशन में
हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 फ्रॉम द NCERT. सो